मांस के कैप्सूल का अध्ययन आज के इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार सभी लोगों को। इससे पहले के वीडियो में आपने देखा कि फ्यूनेरिया में पुमड़ू या एंथ्रोजॉइड जो बाइफ्लैजिलेटेड होता है, नर युग्मक होता है, यह मादा के कवर सेल के ऊपर आके चिपक जाता है। वेंट्रल कैनाल सेल म्यूसिलेज एब्जॉर्ब करके ये चिपचिपी हो जाती है, जिसके कारण एंथ्रोजॉइड अंड कोशिका से जाके फ्यूजन करता है, निषेचन करता है और निषेचन के बाद जायगोट बनता है। और यह जायगोट निषिक्तांड या ऊस्पोर कहलाता है, जो द्विगुणित होता है और इससे बीजाणु उद्भिद का विकास होता है। निषेचन क्रिया के बाद स्पोरोफाइट डिप्लॉयड अवस्था बनती है। अब हम लोग मांस के कैप्सूल की संरचना का अध्ययन करेंगे। फ्यूनेरिया का स्पोरोफाइट निम्नलिखित 3 भागों में बटा होता है: फूट, सीटा और कैप्सूल। फूट यह बीजाणुद्भिद का सबसे छोटा शंकुरूपी अवशोषी भाग होता है। यह अवशोषण करने का काम करता है, जो युग्मकोद्भिद के अग्रभाग में धंसा होता है तथा उससे भोजन तथा जल का अवशोषण करता है। इसे अर्धपरजीवी भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने गैमेटोफाइट, जो पत्ती की तरह गैमेटोफाइट होता है, पत्ती होती है, उसमें यह फूट धंसा होता है और कैप्सूल के लिए एब्जॉर्प्शन का काम करता है। बीजाणु उद्भिद का दूसरा भाग सीटा कहलाता है। यह लंबा व पतला भाग होता है, जो नीचे की ओर पाद तथा ऊपर की ओर कैप्सूल से जुड़ा होता है। इसमें तने के समान वाह्य त्वचा या एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और कंडक्टिंग स्ट्रैंड पाए जाते हैं। संपुटिका या कैप्सूल यह एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, नाशपाती की तरह होता है, जिसमें नीचे अधस्फीतिका या अपोफाइसिस, मध्य में उर्वर या फर्टाइल भाग होता है जिसे थीका कहते हैं, तथा ऊपर परिमुख या पेरिस्टोम वाला भाग होता है और सबसे ऊपर अपरकुलम या ढक्कन लगा होता है। इसी अपरकुलम में कई वलय होते हैं, कई रिंग होते हैं ये, और इनके ऊपर एक गोपक या क्लेप्ट्रा पाया जाता है। अपोफाइसिस या अधस्फीतिका यह कैप्सूल का बेसल भाग होता है, जो ठोस तथा हरे रंग का होता है। इसकी वाह्य त्वचा में रंध्र या स्टोमेटा पाए जाते हैं। वाह्य त्वचा के भीतर वाली कोशिकाओं में हरित लोक पाए जाते हैं। इनके केंद्र में वाहक स्ट्रैंड या कंडक्टिंग स्ट्रैंड होता है, जो सीटा के कंडक्टिंग स्ट्रैंड से जुड़ा होता है। थीका यह संपुटिका का मुख्य भाग होता है, जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसकी आंतरिक संरचना निम्न प्रकार होती है। पहला भाग संपुटिका भित्ति या कैप्सूल वाल कहलाती है। यह कोशिकाओं की कई परतों से बनी होती है। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होता है और एपिडर्मिस के अंदर वाली कुछ परतों की कोशिकाएं बड़ी होती हैं तथा ये हरितलोक रहित होती हैं। इन परतों के अंदर कुछ परतों में हरितलोक पाए जा सकते हैं। दूसरे भाग को एयर चैम्बर या वायु कोष्ठ कहते हैं। कैप्सूल भित्ति के भीतर की ओर बीजाणु कोष्ठ या स्पोर सैक के चारों ओर एक बड़ा वायु कोष्ठ या एयर चैम्बर होता है, जिसके बीचों बीच में अनेक एक कोशिकीय मोटे एक पंक्ति में पर्णहरिम या क्लोरोफिलस कोशिकाओं के कोमल धागे होते हैं। इन्हें ट्राबैकुली कहते हैं। थीका का तीसरा भाग बीजाणु कोष्ठ या स्पोर सैक कहलाता है। एयर सैक के अंदर की ओर
स्पोर सैक होता है जो कैप्सूल के केंद्र में स्थित स्टेराइल या बंद कोशिकाओं वाली स्तंभिका काल्यूमेला जो बंद होती है, स्टेराइल होती है, इसमें बीजाणु वगैरह नहीं बनते हैं। इस काल्यूमेला को चारों ओर से घेरा रहता है। बीजाणु कोष्ठ स्वयं बाहर की ओर 2 से 3 परतों और अंदर की ओर 1 परत से घिरा होता है। बीजाणु कोष्ठ में बीजाणु मातृ कोशिकाएं स्पोर मदर सेल उपस्थित होती हैं, जिनमें से प्रत्येक स्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा मियोसिस के द्वारा 4 स्पोर्स का निर्माण करती हैं और कैप्सूल के स्फुटन पर ये स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं और जर्मिनेशन करते हैं। इसका चौथा भाग काल्यूमेला कहलाता है। बीजाणु कोष्ठ स्पोर सैक में विकसित होते हुए बीजाणुओं को काल्यूमेला के द्वारा भोज्य पदार्थ तथा जल आदि प्राप्त होता है। काल्यूमेला बंद होता है, स्टेराइल होता है, इसमें बीजाणु वगैरह कुछ नहीं बनते। कैप्सूल का सबसे ऊपरी भाग अपरकुलम कहलाता है। यह कैप्सूल का गोल ढक्कन होता है जो थीका के शीर्ष पर स्थित होता है। यह कोशिकाओं की 4-5 परतों का बना होता है। आरंभ में अपरकुलम की कोशिकाएं थीका की कोशिकाओं से अलग नहीं होती, परंतु परिपक्व होने पर ये अलग हो जाती हैं और इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है। कैप्सूल के परिपक्व हो जाने पर यह अलग हो जाती है। कैप्सूल का ऊपरी भाग जो चक्र में बटा होता है यह परिमुख या पेरिस्टोम कहलाता है। अपरकुलम के ठीक नीचे पेरिस्टोम उपस्थित होता है। इसमें लंबे शंकुरूपी दांत की तरह रचनाओं की 2 कतारें होती हैं। इस दशा को डिप्लोलेपिडस कहते हैं। प्रत्येक कतार में 16 दांत के समान रचनाएं होती हैं जिनको पेरिस्टोमियल टिथ कहते हैं। प्रत्येक कतार में ये दांत के समान रचनाएं एक ही व्यास पर लगी होती हैं और इस प्रकार ये एक दूसरे के विपरीत होती हैं। पेरिस्टोम के प्रत्येक दांत का घेरे के केंद्र की ओर वाला भाग पतला हो जाता है और इस प्रकार प्रत्येक दांत के पतले भाग एक दूसरे के केंद्र में आकर मिलते हैं। प्रमुख के दांत या पेरिस्टोम के जो दांत होते हैं बीजाणु कोष्ठ या स्पोर सैक को ऊपर से बंद रखते हैं और पेरिस्टोम के दांतों पर विभिन्न प्रकार की मोटी भित्तियों की नक्काशी रहती है। पेरिस्टोम की ये दंत सदृश रचनाएं आर्द्रताग्राही या हाइग्रोस्कोपिक होती हैं। ये नमी को एब्जॉर्ब करती हैं और बीजाणुओं को ये तभी बाहर निकालती हैं जब हवा शुष्क होती है। इसका 5वां भाग वलय या एनुलस कहलाता है। थीका के गोल किनारे पर हुआ है त्वची कोशिकाएं एपिडर्मल सेल्स का एक घेरा, एक रिंग होता है जिसे वलय या एनुलस कहते हैं। यह प्रच्छद या अपरकुलम या ढक्कन के आधारी भाग के चारों ओर तथा बीजाणु कोष्ठ के ऊपरी भाग के ठीक ऊपर होता है। इसके फटने से अपरकुलम या ढक्कन अलग हो जाता है। 6वां भाग गोपक या क्लेप्ट्रा कहलाता है। बीजाणु उद्भिद के विकास के कारण, स्पोरोफाइट के विकास के कारण जब सीटा में वृद्धि होने लगती है तो वेंटर के चारों ओर बना गोपक फटकर 2 भागों में बंट जाता है। इस चित्र के माध्यम से कैप्सूल को समझते हैं। कैप्सूल का यह आधारी भाग अपोफाइसिस कहलाता है। चौड़ा भाग थीका होता है और थीका के छोर पर एनुलस या रिंग होती है। रिंग के ऊपर पेरिस्टोम या दांत के समान संरचनाएं लगी होती हैं जो 16-16 की संख्या में 2 चक्रों में होती हैं और इन्हीं एनुलस के ऊपर अपरकुलम
या ढक्कन लगा होता है, जो बाद में ये इससे अलग हो जाता है। इस पेरिस्टोम पे दांतों की ये 16 दांतों की एक कतारें लगी होती हैं और मध्य में सेंट्रल डिस्क होती है और रिम ऑफ डायफ्राम होता है। इस रिम पे ये पेरिस्टोम इनसे जुड़े होते हैं। पढ़ेंगे बीजाणु उद्भिद का पोषण, न्यूट्रिशन ऑफ स्पोरोफाइट, कहाँ से इसको भोजन मिलता है। तो फ्यूनेरिया का स्पोरोफाइट अपना पूरा भोजन गैमेटोफाइट से प्राप्त करता है, बल्कि कुछ भोजन वह स्वयं बनाता है। कैप्सूल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना लेता है, परंतु अकार्बनिक लवण पदार्थ एवं जल फूट द्वारा गैमेटोफाइट से एब्जॉर्ब करता है। इस कारण यह युग्मकोद्भिद पर या गैमेटोफाइट पर अर्ध परजीवी या सेमी पैरासाइट के रूप में इस पर आश्रित होता है। कैप्सूल का फटना तथा बीजाणुओं का प्रकीर्णन, डिसेंस ऑफ कैप्सूल एंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। फ्यूनेरिया में बीजाणुओं का प्रकीर्णन प्रमुख दांतों द्वारा होता है। शुष्क अवस्था में काल्यूमेला व अपरकुलम का भाग सूख जाता है, जिससे वलय फट जाती है और अपरकुलम या ढक्कन अलग हो जाता है। प्रमुख दांत हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। आर्द्रता या ये गर्मी को सोख लेते हैं। शुष्क होने पर ये दांत ऊपर उठ जाते हैं और नमी होने पर नीचे आ जाते हैं। पेरिस्टोम दांतों की इस ऊपर उठने व नीचे आने की क्रिया द्वारा बीजाणु कैप्सूल से मुक्त हो जाते हैं। केवल बाहरी चक्र के प्रमुख दांत ही आर्द्र गति करके बीजाणुओं के मुक्त होने में सहायक होते हैं। बीजाणुओं की रचना एवं उनका अंकुरण, स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। बीजाणु गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका है। यह गोल होती है और इसमें बाहरी तथा भीतरी दो भित्तियां उपस्थित होती हैं। भीतरी भित्ति के अंदर कोशिका द्रव्य, वसा की बूंदें, हरित लवक तथा एक अगुणित केंद्रक होता है। अनुकूल परिस्थितियां पाकर बीजाणु अंकुरित होते हैं। सबसे पहले बीजाणु से एक और एक अंकुरण नलिका या जर्म ट्यूब निकलती है, जो बढ़कर बहुशाखित सूत्र बनाती है, जिसे प्राथमिक पुतंतु या प्राइमरी प्रोटोनिमा कहते हैं। प्रोटोनिमा पर जगह जगह मूलाभास या राइजोइड्स और कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं और ये कलिकाएं नए पौधे का निर्माण करती हैं। फ्यूनेरिया के पौधे में पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन फ्यूनेरिया प्लांट। फ्यूनेरिया में पीढ़ी एकांतरण और इसका जीवन चक्र दो प्रावस्थाओं में, दो पीढ़ियों में कंप्लीट होता है। पहले को गैमेटोफाइट स्टेज और दूसरे को स्पोरोफाइट स्टेज कहते हैं। ये दोनों अवस्थाएं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, एक दूसरे के बाद आती रहती हैं, अतः इन्हें पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। पहले पढ़ेंगे गैमेटोफाइट स्टेज या युग्मकोद्भिद अवस्था। यह अवस्था अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है तथा इसमें जनन युग्मक नर व मादा युग्मक बनते हैं। दोनों आपस में संयुक्त होकर जायगोट बनाते हैं। मुख्य पौधा इनका गैमेटोफाइट होता है, जो मूलाभास, तना व पत्ती में विभेदित होता है। गैमेटोफाइट प्रावस्था के द्वारा ही युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है और इसके बाद स्पोरोफाइट का विकास होता है। बीजाणुद्भिद अवस्था, स्पोरोफाइट स्टेज, यह प्रावस्था द्विगुणित होती है, जो जायगोट बनने के बाद प्रारंभ होती है। स्पोरोफाइट के तीन भाग होते हैं, फ्रूट, सीटा और कैप्सूल।
कैप्सूल में स्पोर मदल सेल से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और यही स्पोर जर्मिनेट करके युग्मकोद्भिद का विकास करते हैं। इस प्रकार युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों प्रवस्थाएं एक पीढ़ी के बाद आती रहती हैं, इसलिए इन्हें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बाद पूरा जीवन चक्र का वर्णन करेंगे हम लोग। ये एक मुख्य पौधा जो गेमेटोफाइट होता है, इसमें स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट में एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड बनते हैं, आर्किगोनियम में एग बनता है। एंथ्रोजॉइड एग से फर्टिलाइजेशन करता है, फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट या कैप्सूल बनता है। कैप्सूल में सीड का जर्मिनेशन होता है और ये सीड पुनः गेमेटोफाइट का विकास करता है।